प्रिय दर्शकों नमस्कार। कुंडली की पाठशाला के क्रम में आज का चैप्टर है सामान्य राजयोग। जन्म कुंडली में राजयोग कारक स्थिति और अकारक स्थिति दोनों को कैसे जाना जाए। कारक का मतलब सीधी सी बात यह है कि आपके जन्म कुंडली में अत्यधिक वर्क करने वाला, काम करने वाला ग्रह जो कि आपके जीवन को दिशा देता है या आपके जीवन की दिशा तय करता है। दूसरा इसकी ठीक अपोजिट अकारक। अकारक का मतलब कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है। अकारक का मतलब कि वह गलत काम कर रहा है, ऐसा नहीं। अकारक का मतलब यह कि वो ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि आपकी जन्म कुंडली में नकारात्मकता दे रहा है या आपके जो लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को पूरा होने में वह जो है अकारकत्व की यानी कि उदासीन है। आप आगे बढ़े न बढ़े, आपके जीवन में आपके जो मनोवांछित जो कार्य हैं, जो आप चाहते हैं वो पूरा हो ना हो, उस ग्रह से कोई उसका संबंध नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से यदि देखा जाए, पिछले 22-25 वर्षों का जो अनुभव है उस आधार पर यदि देखा जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि अकारक बहुत ज़्यादा भयप्रद नहीं है, अर्थात बहुत नुकसान नहीं पहुंचाता, किंतु जो ग्रह बाधक होता है जन्म कुंडली में वो अधिक नुकसान पहुंचाता है। बाधक का मतलब कि आपके द्वारा कोई भी जो कार्य सुनिश्चित रूप से एक लक्ष्य जब आप तय करके जब कोई काम एम बनाकर जब कोई काम आप करते हैं तो उस समय बाधाएं जब आती हैं तो व्यक्ति दो तरह से प्रभावित होता है। एक तो मन स्थिति उसकी जो है गिर जाती है, मनोबल मोरल उसका डाउन होता है, और दूसरा जब मोरल जब डाउन होगा तो जिस तेजी और जिस क्षमता के साथ वह कार्य करना चाहता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए, वह उतना नहीं कर पाता, उतनी ताकत से वो काम नहीं कर पाता। दूसरा मैं देखता हूं दूसरे दृष्टि से, अगर यदि अकारक बाधक यदि ग्रह है तो कई बार ऐसा होता है कि वह व्यक्ति बाधाओं को देख करके और मार्ग को चेंज कर देता है। जब उसको लाभ मिलने की बारी आती है, जब उसके काम पूरा होने की जब बारी आती है तो उसके पहले ही वो जो है रास्ता चेंज कर देता है और फिर दूसरे काम में लग जाता है। ऐसा करने से समय बहुत वेस्ट होता है। तो ऐसे में आपकी जन्म कुंडली से आप कैसे तय कर पाएंगे मुझे वास्तविक में किस दिशा में जाना चाहिए, और उस दिशा को छोड़ना नहीं है। यदि कोई बाधक ग्रह है आपकी जन्म कुंडली में और वह आ करके और उसकी विंशोत्तरी महादशा आ गई या अंतरदशा आ गया तो वह आपको जो है उस मार्ग से भटकाने का वह प्रयास करेगा। एक बार भटकाव हो गया मतलब आपके पिछले के जो कई वर्षों का जो किया गया जो मेहनत है वह मेहनत जो है आप उसको वहीं विराम दे करके स्टॉप करके फिर दूसरा काम आप स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक लंबे समय तक किया गया मेहनत आपका बेकार हो जाता है। तो ये जन्म कुंडली की बारीकी है, और आज दूसरे इस पाठशाला के इस कार्यक्रम में यही मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक है। योग कारक को ही जो है राजयोग भी कारक कहा जाता है, और कौन सा ग्रह अकारक है। अकारक का सीधा सा अर्थ है कि न्यूट्रल, यानी कि वो निष्क्रियता उसकी है, बल्कि वो निष्क्रिय रहेगा। और यदि उस पर अशुभ जो है पापक ग्रह की दृष्टि या शुभता या युति या दृष्टि संबंध 5 संबंध हैं, 5 संबंधों में से किसी प्रकार का संबंध उस अकारक ग्रह का यदि रहता है तो वो वैसा ही फल देगा। एक बार ये भी बात है कि यदि कोई कुशल ज्योतिषी के द्वारा आपकी कुंडली का विश्लेषण किया गया है, ग्रह यदि अकारक है तो उसको जो है उसको वैदिक जो उपाय हैं उसके माध्यम से उसको जो है कारक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके अशुभ फल को कम जरूर किया जा सकता है। लेकिन जो बाधक जो ग्रह है, मैं इसको बहुत ज्यादा माइनर इफेक्टिव है, लेकिन ये घाव इसका बहुत तगड़ा होता है। वह उस व्यक्ति को बिल्कुल डायल्यूट कर देता है, मतलब कि वह भ्रमित करके और दूसरे मार्ग पर लेकर चले जाता है। तो वो बारीकी आपको जानने के लिए आपकी जन्म कुंडली में कैसे जाने, तो इस आज के चैप्टर में मैं यही बताने वाला हूँ।
आगे बढ़ूं इसके पहले मैं थोड़ा सा आपसे एक आग्रह करूंगा कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आप जो है सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करके और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से यही मात्र लक्ष्य है या यही उद्देश्य है कि शास्त्र है सबको जानना चाहिए। और यदि कोई आपके मन में कोई किसी प्रकार का आपके मन में कोई विचार ऐसा आता है या कोई प्रश्न आता है जो कि सार्वभौमिक प्रश्न हो, तो आप उसको कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, प्रतिक्रिया आपने दे सकते हैं। किंतु यदि आपका व्यक्तिगत कोई ऐसा विश्लेषण कराना कुंडली का है तो उसके लिए कुछ हमारी शुल्क हमारे निर्धारित है, क्योंकि इतने सारे कार्य हैं उनकी पूर्ति और बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, तो सबकी आजीविका है, इसलिए कुछ हमने तय किया है शुल्क, उसको आपको दे करके और आप विश्लेषण करा सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। अब आइए चर्चा विषय में प्रवेश करते हैं। तो सबसे प्रथम चीज तो यह, कल हमने बताया आपको किस भाव का स्ट्रेंथ आपका क्या है, कितना मजबूत आपका भाव है। लग्न धन इत्यादि चीजों का हमने 12 तक बुरे भाव तक बताया। इसके बाद से ग्रहों की अवस्था में अभी तक इसको बरकरार रखा हूं ताकि आपको इस संदर्भ में आज के इस चैप्टर में ये काम आएगा। तो अगर यदि अब आज ये हम देखेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में, कल हमने जाना कि भाव कितना मजबूत है, और आज हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अत्यधिक मजबूत है। तो उसके पहले आपको थोड़ा समय इधर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि ग्रह दो प्रकार के, ग्रहों का दो वर्गीकरण किया गया है। एक तो शुभ ग्रह और दूसरा पापक ग्रह। तीसरे एपिसोड में बताऊंगा मैं आप लोगों को चैप्टर में कि पापक ग्रह कहां पर कितना प्रभावशाली होता है, कितना शुभाशुभ फल देते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि पापक ग्रहों की वजह से भी राजयोग बनते हैं। और इसके पश्चात जो है पापक ग्रह और शुभ ग्रह दो वर्गीकरण किया गया है। यदि शुभ ग्रह आज के इस चैप्टर में, यदि शुभ ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है तो उस शुभ ग्रह से संबंधित जो फल है वो फल आपको 100% मिलेगा, या थोड़ा बहुत दृष्टि संबंध या उस ग्रह के संबंध से या युति से उसके प्रभाव में थोड़ी बहुत अंतर आ सकते हैं, लेकिन लगभग 100% वह ग्रह आपको जो है अत्यधिक लाभ देगा। इसीलिए क्योंकि वह शुभ ग्रह है और उस पर जो है, चूंकि आज का संदर्भ राजयोग कारक स्थितियों का जानना समझना है, तो शुभ ग्रह है तो बहुत ज्यादा आपके लिए जीवन में पॉजिटिविटी देंगे। आपके जैसा जो वैसा ही आपकी सोच होती है, वैसा ही आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होती है। यदि अशुभ ग्रह है, अशुभ का मतलब पीड़ित ग्रह हो या ग्रह जो है पापक ग्रह हो, और वह पापक ग्रह यदि प्रभावी आपकी जन्म कुंडली में है तो आपके उन्नति, आपके विकास को जो है वो रोकते हैं। दूसरा, इसमें एक हमने जो बाधक बताया, तो मैं अब इसमें ये चर्चा, ये आप समझ गए शुभ ग्रह कौन, तो शुभ ग्रह कौन कौन से हैं तो उसको जानने के लिए आप यहाँ पर जो है आराम से आप देखिएगा। यहाँ पर हमने लिखा है शुभ ग्रह रेड में, और इसके नीचे हमने लिखा है कि चंद्र, उसके बाद एरो का निशान बना है। चंद्र के बाद से फिर बुध, उसके बाद फिर एरो का निशान बनाया हमने, और शुक्र, इसके बाद फिर ये हमने इसलिए बनाया कि शुभ ग्रह चंद्र जितना शुभता प्रदान आपके जीवन, आपकी कुंडली में करते हैं, उससे अधिक शुभ ग्रह बुध है, और बुध से अधिक शुभ ग्रह जो है शुक्र कहे गए हैं, और शुक्र से अधिक यानी कि सर्वाधिक सभी शुभ ग्रहों में से चंद्र, बुध और शुक्र में से सबसे अधिक यदि कोई शुभता प्रदान करने वाले कुंडली में ग्रह है तो वो गुरु हैं। इसीलिए सर्वाधिक शुभ ग्रह यहाँ पर जो है ये गुरु होगा। अब इसके बाद शुभ ग्रह कौन होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पापक ग्रह, तो पापक ग्रह में जो है
4 ग्रह आते हैं, उसमें जो विशेष करके सूर्य है वह सूर्य पापक ग्रह में नहीं आते, सूर्य क्रूर ग्रह में आता है। क्योंकि सूर्य के द्वारा बनने वाले बहुत सारे राजयोग नहीं है, कुछ ही राजयोग हैं, लेकिन सूर्य आपकी पूरी जन्म कुंडली की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए सूर्य को पापक ग्रह नहीं कहा गया। वह क्रूर ग्रह है, बिल्कुल न्यूट्रल है। यदि वो बलवान है तो सूर्य अपने जैसा आपको सारा चीज आपको देंगे। सूर्य अगर यदि कमजोर है तो आपकी कुंडली कमजोर है। जैसे लग्न और सूर्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लग्न यदि आपका मजबूत है, यानी कि प्रथम भाव में यदि आपका में स्ट्रेंथ है, मजबूती है, तो वह व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार के कार्य को करने में वह सफल होगा। अब हाँ, चूंकि वो आएगा चैप्टर तो मैं उस पर विस्तार से बताऊंगा। पापक ग्रह जो है में सबसे पहला क्रूर ग्रह सूर्य होते हैं। पापक ग्रह में मंगल, इसके बाद हमने बताया एरो, फिर उसके बाद जो है शनि, फिर राहु, एरो बना हुआ है, अर्थात मंगल से अधिक पापक ग्रह। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मंगल जो दोष होता है जन्म कुंडली, हमने इस पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम वीडियो हमने अपलोड किया है बना करके। लोग समझते हैं कि मंगल दोष है मतलब बहुत बड़ा, ये तो ऐसी बात नहीं है। मंगल से भी अधिक यदि उन भावों में शनि बैठे हो तो वह अधिक दुष्प्रभावकारी हो जाते हैं। जैसे 1, 4, 7, 8, 12 भाव में यदि मंगल है तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। लेकिन इसीलिए कहा गया कि यदि वहां पर शनि बैठे हो तो मंगल के दोष से भी अधिक, मंगल के दोष का परिहार हो जाता है। इसीलिए कहा गया, क्योंकि मंगल से भी अधिक पापक ग्रह शनि है और शनि से भी अधिक पापक ग्रह जो है राहु और केतु है। किंतु केतु पर मतांतर है, केतु को शुभ ग्रह भी कहा गया है। मैं उस विषय पर अभी विस्तार से नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद कहा गया कि इससे अधिक जो है, अगर यदि राहु केतु से युति संबंध दृष्टि बना करके यदि बुध बैठे हैं तो बुध भी पापक ग्रह की लिस्ट में आ जाते हैं। और यदि आपका जन्म अमावस्या, चतुर्दशी या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस्या को हुआ है तो चंद्र भी पापक ग्रह के रूप में ही आपको फल देंगे। ये 2 चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आइए कि आपकी जन्म कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह कौन है, पहले ये आप तय कर लें। उसके पश्चात जो है, अब आपके मन में एक शंका आगे आएगा, मैं अभी आपको बता देता हूं कि जब पापक ग्रह हम जो बताने वाले उसमें पापक ग्रह यदि योग कारक ग्रह हो गया तो वो क्या शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, तो भी वह ग्रह जो है पापक ग्रह भी आपकी जन्म कुंडली में यदि योग कारक ग्रह है तो वह शुभ फल ही देंगे। क्योंकि पापक ग्रह का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल मात्र जो है पापक ग्रह अशुभ ही फल देते हैं। पापक ग्रहों के पास में कई सारे ऐसी चीजें हैं जो वो फिर जब यदि योग कारक हो जाते हैं तो वह कुंडली में या उस व्यक्ति को उसके जीवन में, कार्य में, जीवन यापन में, आजीविका में, सारी चीजों में वह पापक ग्रह यदि योग कारक हैं तो राजयोग कारक जो है फल प्रदान करते हैं। आइए, सबसे पहला सूत्र है, 2 सूत्र है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, डीप में और जाऊंगा, लेकिन अभी आपको इस चैप्टर में यही बताऊंगा। सामान्य राजयोग कारक केंद्रेश और केंद्रेश यदि त्रिकोण में हो। अब केंद्रेश कौन कौन है तो हमने लिखा है, आप देख लीजिए इसमें 1, 4, 7 और ये 7 और ये 10, यानी कि ये जो है ये केंद्र है, आप देख सकते हैं। ये जन्म कुंडली आप खोल लीजिए, उसमें आप देख लीजिए कि इस स्थान का, यानी कि हमने कल जो से बताया था कि भावेश आप निकाल लीजिए कि आपकी इन स्थानों पर कौन सा नंबर है, तो उसके स्वामी कौन होंगे। आज एक बार और रिपीट कर देता हूं, हालांकि समय नष्ट हो रहा है फिर भी रिपीट कर देता हूं, हो सकता है कि कुछ लोग हमारे उस कार्यक्रम को ना देख पाए हों। यदि 1 और 8 नंबर है इन चारों घर में तो उनके भावेश जो है केंद्रेश कौन होंगे, मंगल होंगे। यानी कि इस स्थान में 1 या 8 है या इस स्थान में 1 या 8 नंबर है
या इस स्थान में यदि 1 या 8 नंबर है, या इस स्थान पर यदि 1 या 8 नंबर है तो मंगल केंद्रेश होंगे। इसी प्रकार से यदि 2 या 7 यदि इन स्थानों पर हैं तो इसका मतलब आपके केंद्रेश शुक्र होंगे। यदि 3 या 6 अगर यदि में से कोई भी अंक यदि यहाँ पर है और तो आपके जो है केंद्रेश कौन हो गए, बुध हो गए। इसी प्रकार से 4 यदि यहाँ पर अंक है तो चंद्र होंगे, और 5 यदि आपके इन चारों स्थानों में से किसी स्थान में अंक है तो आपके केंद्रेश सूर्य होंगे। और यदि आपके जो है 9 या 12 यदि अंक है इसका मतलब आपके केंद्रेश गुरु होंगे। और यदि 10 और 11 यदि अंक इसमें लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि आपके जन्म कुंडली के केंद्रेश कौन है, तो वह शनि है। तो इसी प्रकार से आपको समझना चाहिए। अब ये कह रहे हैं सूत्र में कि केंद्रेश यदि त्रिकोण में बैठे हो, अब यदि आप इस चारों भावों में से जो हमने कहा 1 से 12 जो नंबर हमने बताया उसके स्वामी अगर यदि इस स्थान पर बैठे हो अर्थात त्रिकोण में, इसको त्रिकोण कहा गया है, पंचम भाव और भाग्य भाव, तो इसका मतलब कि वह ग्रह आपकी जन्म कुंडली में 100% अपना प्रभाव देने वाला है। अब उस ग्रह की अवस्था आप इस लिस्ट से निकाल लीजिए। इसीलिए मैं इसको जो है अभी वैसे ही बरकरार रखा हूं। यदि वह ग्रह युवावस्था में अर्थात 13 डिग्री से 18 डिग्री का है और वह केंद्रेश होकर के यदि त्रिकोण में यहां पर और यहां पर यदि बैठा है, मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में चाहे कोई भी ग्रह हो, इसमें राहु केतु का स्थान नहीं है, 7 ही ग्रहों का है, यानी कि सूर्य से लेकर के शनि तक, तो वो सभी ग्रहों उन ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि केंद्रेश होकर के त्रिकोण भाव में बैठा है, इसका मतलब यह है कि वह उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यानी कि आपकी जन्म कुंडली में वह ग्रह सबसे बड़ा प्रभावशाली है, योग कारक है। आप इसको अपने शब्दों में सामान्य राजयोग कारक भी उसको कह सकते हैं। राजयोग भी जो है कई प्रकार का होता है। राजयोग, सामान्य राजयोग हमने बता दिया, इसके पश्चात जो है विशिष्ट राजयोग, उसके पश्चात राजभंग योग भी होता है, नीच भंग योग भी होता है। कई बार माफ कीजिएगा, राजभंग योग नहीं, नीच भंग योग भी होता है, जो कि राजयोग जैसा उसका प्रभाव देखा जाता है। कई बार ग्रहों के 5 संबंध आपस में परस्पर में है तो भी वह राजयोग कारक होते हैं, तो वो बहुत आगे और आएगा, मैं उसको भी बताऊंगा। अभी वर्तमान में केंद्रेश यदि त्रिकोण में है यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि वो ग्रह जो है योग कारक है, यानी कि राजयोग कारक, सामान्य राजयोग है। दूसरा सूत्र है कि त्रिकोणेश यदि केंद्र में हो, जो हमने अभी बताया इसी का ठीक आप जो है पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए। यदि इस भाव के स्वामी, यदि एक से जैसे कि हम भावेश आप कल बताया था निकालने के लिए, इस भाव के स्वामी त्रिकोण के स्वामी अगर यदि यहाँ पर चारों में से कहीं पर भी बैठे हों तो भी वह ग्रह योग कारक हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया 1 नंबर, तो यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8, 9, 10, 11 और 12। अब इसमें मान लीजिए कि जो है जो पहला सूत्र है उसके आधार पर मान लेते हैं कि पहला जो सूत्र है उसके आधार पर मंगल जो है यहां पर बैठे हैं, तो आप इस चारों खाना में आप देख लीजिए कि कोष्ठक में कि 1 नंबर या 8 नंबर कहाँ है, तो 1 नंबर लग्न में ही है। तो 1 नंबर के स्वामी जो है मंगल कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर पंचम भाव में। मतलब मंगल आपकी कुंडली में अत्यधिक प्रभावशाली और योग कारक स्थिति में है। इसमें 2 ग्रह कारक योग कारक हो गए, गुरु भी हो गए। अगर यदि लग्न मेष की जाए बात तो यहाँ पर भी गुरु भी जो है आपके भाग्यश हो जाते हैं, इसलिए वो भी योग कारक, यानी मंगल और गुरु दोनों ही जो है प्रबल कारक होते हैं।
हो गए। अब इसी प्रकार से त्रिकोणेश, अगर यदि यहां पर आप हटा दीजिए इसको, और ये जो है 9 नंबर है, इस 9 नंबर के यानी कि ये त्रिकोण है, तो 9 नंबर के स्वामी अगर यदि यह गुरु यहां पर बैठे हैं या यहां पर कहीं पर भी बैठे हैं, इसका मतलब कि योग राजयोग कारक ग्रह आपके गुरु है। अब आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद अकारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, आइए मैं उसको भी आपको बता देता हूं, क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए 3, 6, 8 और 11 भाव, यानी कि ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 8 और ये हो गया 11 और 12, यानी कि तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, इस जो है भाव के स्वामी यदि 2 भाव के स्वामी हो एक ही ग्रह, तो वह इस पूरी कुंडली के अकारक ग्रह कहे जाएंगे। शुभ ग्रह है तो भी और पापक ग्रह है तो भी। पापक ग्रह है तो उनका अकारक हो जाना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, किंतु शुभ ग्रह यदि पापक अकारक हो जाते हैं तो उस पूरी कुंडली को कमजोर कर देते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपनी शुभता नहीं दे पाते, शुभता का फल उतना वो नहीं दे पाते। अब जैसे इसको समझने के लिए आप कैसे समझेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, यहां पर जो है मेष लग्न की कुंडली है, तो अब इसमें अकारक ग्रह मान लेते हैं कि जो है तीसरा भाव 3 यहां लिखा हुआ है और इसके बाद से 6 यहां पर लिखा है, तो 3 और 6 दोनों के स्वामी कौन हो गए, बुध हो गए। इसका मतलब यह है कि बुध इस कुंडली में क्या हो गए, अकारक हो गए, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जिसका यहां पर 1 लिखा हो नंबर, तो उसकी जन्म कुंडली में ग्रह जो है बुध क्या हो गए, अकारक हो गए। अब बुध से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे वाणी हो गया, बुध से संबंधित जो है धन हो गया, व्यापार हो गया, जब भी इनकी विंशोत्तर महादशा आएगी या गोचर में जब भी आपके प्रतिकूल होंगे तो वह आपको नुकसान पहुंचाएंगे या आपके द्वारा कोई ऐसी गलतियां हो जाएंगी कि आपके द्वारा किया गया धन का निवेश या किया गया आपका शुरुआत किया गया व्यापार बिजनेस, ये सारी चीजें, या नौकरी से संबंधित हो गया, यानी कि बुध से जुड़ा हुआ जो भी चीज है वो सारी चीजें जो है वह प्रतिकूल हो जाती हैं, नुकसान। अब हम ये देखेंगे कि इस जन्म कुंडली में बाधक ग्रह कैसे देखा जाए। तो बाधक ग्रह देखने के लिए यदि चर लगन की कुंडली, यानी कि यहां पर आप देख लीजिए, आपको मैं पुनः बता देता हूं, यदि 1, 4, 7 और 10 इन 4 अंकों में से कोई भी अंक यहां पर होता है तो ऐसी कुंडली के 11 भाव के स्वामी वो क्या हो जाते हैं, बाधक हो जाते हैं, अर्थात आपके हर कार्य में वह बाधा पहुंचाएंगे, डिले करेंगे और आपके द्वारा किसी भी प्रकार के विशेष करके आय से संबंधित बेनिफिट हो गया, व्यापार हो गया, नौकरी हो गया, लगभग व्यक्तित्व हो गया, सभी क्षेत्रों में वह जो है बाधा ही पहुंचाएंगे। जब भी उनके विंशोत्तर महादशा आती है विशेष रूप से सावधानी बरतना चाहिए। अब इसके बाद से बाधक जो ग्रह है वो 2, 5, 8 और 11 में से कोई भी अंक यदि इस लग्न में लिखा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव के स्वामी, अर्थात जो है जैसे मान लीजिए यहां पर 2 अंक लिखा है, तो 2 अंक यदि यानी कि आपकी जो है लग्न आपका वृषभ लग्न है, तो जब वृषभ लग्न है तो कहा गया है कि वृष लग्न में जो स्थिर में आता है लग्न, ये तो स्थिर लग्न में 9वें जो भाव के जो स्वामी होते हैं वह बाधक होते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2 यहाँ पर जो ये प्रथम भाव है, अब 2 अंक है तो 2 से यहाँ से जुड़ेंगे, 1 इसको मानेंगे
तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, अर्थात जो है 9वें भाव में यहाँ पर अंक क्या आएगा? 10, यदि यहाँ पर 2 अंक रहेगा तो। अब 10 के स्वामी अर्थात जो है कौन? तो शनि। शनि जो है आपके लिए भाग्येश होकर के भी शनि अकारक हो जाएंगे। तो शनि अकारकत्व तो क्या देंगे? तो शनि कोई भी काम डिले करते हैं, अत्यधिक परिश्रम कराते हैं, जितना आप परिश्रम करेंगे उतना आपको उपलब्धि नहीं प्राप्त होती है। तो एक प्रकार से भी बाधा तो है। अब इसी प्रकार से जो है समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में भटकाव की स्थिति भी शनि लाते हैं। यदि द्विस्व अर्थात 3, इसके पश्चात जो है 6 9 और 12, अगर यदि इन चारों अंक में से कोई भी एक अंक यदि यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए 3, इसको जो है हटा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर लग्न 3 है, तो इनका इसके जो है 7वें, विशेष रूप से इसके जो है 7वें भाव के स्वामी अर्थात जो है 3 को 1 माना जाएगा, तो 3 4 5 6 7 8 और 9, अर्थात 7वें भाव में आएगा अंक 9। तो 9 यानी कि 9 के भावे स्वामी कौन हुए? गुरु हुए। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु जो है बाधक ग्रह हो गए, यानी कि गुरु जो सर्वाधिक जो शुभग्रह है, वो जो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देना चाह रहे थे, वो गुरु जो है निष्क्रिय हो गए। तो जिससे आपको 100% लाभ की अपेक्षा थी, वो व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप बैठा होगा, हाथ पर हाथ धरे, तो वह एक प्रकार से बाधा तो है। तो इस प्रकार से पूरी जन्म कुंडली में कौन ग्रह कारक हैं और कौन ग्रह अकारक और कौन ग्रह बाधक हैं, इसको बेसिक हम आपको आज समझाएं। आशा करता हूं कि आपको यह बहुत ही अपने आप को जानने और समझने के लिए उपयोगी साबित यह वीडियो होगा।